हेलो एंड वेलकम टू प्रेपसॉन। आज हमारी जो क्लास होने जा रही है उसमें हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ अर्थ के बारे में और मूवमेंट ऑफ अर्थ का हमारी डेली लाइफ पे क्या फर्क पड़ता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लास्ट तक बने रहिएगा इस क्लास के साथ। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं तो हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ अर्थ की। मूवमेंट ऑफ अर्थ की जब हम बात करते हैं तो हमने बताया था आपको पहले भी क्लासेस में कि अर्थ के द्वारा दो मूवमेंट होती हैं। एक होता है आपका रोटेशनल मूवमेंट, ठीक है, और एक होता है आपका रिवॉल्यूशनल मूवमेंट। ठीक है, जब हम रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट की बात करते हैं तो आप इसे परिक्रमण गति भी कहेंगे, ठीक है, और रोटेशनल मूवमेंट को आप कहेंगे घूर्णन गति। ठीक है, जब रोटेशनल मूवमेंट की बात करते हैं तो रोटेशन का मतलब होता है अर्थ का अपने ही एक्सिस पर घूमना, यानी कि जब पृथ्वी अपने ही एक्सिस पर घूमती है तो वो कहलाती है रोटेशनल मूवमेंट। और जब पृथ्वी अपने एक्सिस के साथ साथ सन का भी चारों तरफ का चक्कर कंप्लीट करती है तो वो कहलाता है रिवॉल्यूशन या परिक्रमण। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे ये अर्थ है और ये ऐसे घूम रही है अपना टिल्टेड होकर वेस्ट टू ईस्ट, तो ये कहलाएगा रोटेशनल। और ये अगर सन है और ये पृथ्वी इसका चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ये कहलाएगी आपकी रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखी है पृथ्वी की गतियां। तो पृथ्वी के दो तरीके के मूवमेंट होते हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ, रिवॉल्यूशनरी और रोटेशनरी। आपको अच्छे से पता है कि ये है आपकी अर्थ, ठीक है, ये है अर्थ का इक्वेटर जो कि इसे दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है? ये है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये है आपका सदर्न हेमिस्फीयर। अगर हम बात करते हैं तो ये है हमारी अर्थ की ऑर्बिटल एक्सिस, लेकिन हमारी अर्थ जो है अपने ऑर्बिटल एक्सिस से कैसी है? टिल्टेड है 23.5 डिग्री, यानी कि ये जो 23.5 डिग्री टिल्टेड है यही है इसका एक्सियल एक्सिस। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं ये है आपकी अर्थ और ये अपने कैसे है? टिल्टेड है। कैसी है ये? टिल्टेड है। ठीक है, जब ये टिल्टेड है तो ऑब्वियस सी बात है ये है इसका नॉर्थ एरिया, साउथ एरिया, ये क्या हो जाएगा? इसका साउथ पोल हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा नॉर्थ पोल। अब ये मूव कर रही है, अब ये क्या कर रही है? वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। कैसे घूम रही है? वेस्ट टू ईस्ट। और ये क्या कर रही है? वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। जब ये वेस्ट टू ईस्ट घूमती है तो जो सनराइज होगा वो ईस्ट में होगा और सनसेट जो होगा वो होगा आपके वेस्ट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। यानी कि सूर्य का उगना और सूर्य का डूबना किस पे डिपेंड करता है? पृथ्वी के या अर्थ के रोटेशन पे, जो वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ठीक है, याद रखिएगा ये मून जो अपना अर्थ है इसका जो रोटेशन है वो स्थिर नहीं है। यानी कि हम जो कहते हैं ये 23.5 डिग्री जो झुकी हुई है, ये 23.5 डिग्री झुकी तो है लेकिन इसका जो एक्सिस है वो आपका डमरू की तरह हिलता रहता है 22 डिग्री से लेके 24.5 डिग्री तक। यानी कि इसका जो एक्सिस है वो चेंज होता है 22 डिग्री से लेके 24.5 डिग्री तक, जिसकी वजह से इसकी जो एक्सिस है वो धीरे धीरे करके हिलती रहती है या मूव होती रहती है। अभी अगर एक्चुअल एक्सिस की हम बात करते हैं तो वो है 23 डिग्री 26 मिनट की। ठीक है, इसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, कब तक बढ़ेगी? 24.5 डिग्री तक, और उसके बाद वापस ये आ जाएगी 22 डिग्री की। लेकिन अगर हम नॉर्मली देखें तो हम इसके एक्सेस को मानते हैं 23.5 डिग्री। ठीक है, और ये जो पूरा साइकिल होता है इसके एक्सेस का, उसको लगभग 41,000 साल का टाइम लगता है। तो ये अच्छा खासा टाइम लेती है, याद रखिएगा। ठीक है, अभी इसकी एक्सेस कितनी है? अभी इसकी एक्सेस है 23 डिग्री 26 मिनट या 23 डिग्री 26 मिनट्स, और ये 22.5 से लेके यानी कि 22.1 से लेके 24.5 डिग्री तक इसकी टिल्ट होती है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये है अर्थ और ये है आपका ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन वो होता है जिस प्लेन से लेके सारे के सारे ग्रह या सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये है आपका ऑर्बिटल एक्सिस।
अगर आप इससे ऑर्बिटल प्लेन से 90 डिग्री का एंगल बना के कोई भी परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो वो आपका कहलाता है ऑर्बिटल एक्सिस। ये है आपका अर्थ का एक्सिस, क्योंकि आप जानते हैं अर्थ जो है हमारी वो 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है। ठीक है, ये है आपकी इक्वेटर जो कि अर्थ को 2 बराबर भागों में बांट रही है, याद रखिएगा। यहीं से ये जो टर्न करती है या घूमती है वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं याद रखिएगा, जब अर्थ जो है अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है, यानी कि जिस पॉइंट से इस पॉइंट से अगर अर्थ ने घूमना शुरू किया है और वापस जब वो इस पॉइंट पर आ जाती है तो ये कहलाता है एक सिड्रियल डे या 1 सिड्रियल डे। और इसको कंप्लीट करने में अर्थ को टाइम लगता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 23 घंटे 26 मिनट 4 सेकंड का टाइम लगता है अर्थ को अपना एक चक्कर कंप्लीट करने में। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका सिड्रियल डे या नक्षत्र दिवस, या आप इसे पार्श्व दिवस भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि जो सन है, ठीक है, सन है वो एकदम कांस्टेंट है और अर्थ जो है वो उसका एक चक्कर कंप्लीट कर रही है। जब अर्थ इसका एक चक्कर कंप्लीट करेगी और इस पॉइंट से कर रही है, या मान लीजिए मैं आपके सामने खड़ी हुई हूँ और मान लीजिए मैं हूँ अर्थ, ठीक है, अब मैं अपना क्या करूंगी? एक चक्कर कंप्लीट करूंगी। जब मैं मान लीजिए इस तरीके से मैंने अपना एक चक्कर कंप्लीट किया और मैं एकदम आपके सामने आ गई, एकदम आपकी सीध पर आ गई, ठीक है, और आप है कोई भी एक तारा मान लीजिए आपकी सीध पे आ गई, मैंने अपना एक चक्कर कंप्लीट किया, ये जो कहलाएगा वो कहलाएगा सिड्रियल डे, जिसमें मैं टाइम लूंगी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का। ठीक है, यहां तक बात क्लियर आ गई। लेकिन अगर मैं मान लूं आप है सन और आप एक जगह खड़े हुए हैं, ठीक है, अगर आप एक जगह खड़े हुए हैं और मैं अर्थ हूं, अब मैं अपना एक चक्कर लगा रही हूं, तो मैं क्या कर रही हूँ? जब मैं चक्कर लगा रही हूँ तो मैं मूव कर जाऊंगी उस प्लेस से जहां पर मैं पहले थी। ठीक है, जब मैं वहां से मूव कर जाऊंगी और मुझे वापस सन के सामने आने में, यानी कि मैंने अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लिया था इस घंटे में, लेकिन अब मैं क्या हूं? मैं सन के पास नहीं हूं। सन के पास आने में मुझे 4 मिनट का टाइम और लगेगा। यानी कि जब पृथ्वी सन के सामने से अपना एक चक्कर कंप्लीट करके वापस सन के सामने आती है, उसको अपना एक चक्कर कंप्लीट करने में, सन के सामने आने में पूरे 24 घंटे का समय लगता है। 4 मिनट वो और चलती है ताकि वो सूर्य के सामने या सन के सामने आ सके। इसे हम कहते हैं सोलर डे। ठीक है, तो सिड्रियल डे और सोलर डे आपको समझ में आ गया। याद रखिएगा, अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड होती है वो 1670 किलोमीटर पर घंटा होती है। कई जगह ये आपको 1667 किलोमीटर पर घंटा मिल जाएगा, तो आप घबराइएगा मत, ये भी आप लगा के आ सकते हैं। 1670 आपकी अप्रोक्सीमेटली होती है। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं इसकी हाईएस्ट रोटेशन स्पीड की। तो आप ये मान लीजिए ये है आपकी अर्थ और ये क्या कर रही है? ये घूम रही है, आपको अच्छे से पता है। ये आप धीरे धीरे करके पोल्स के पास जा रहे हैं। इसी तरीके से आपके बने हुए हैं ना लैटिट्यूड्स, इसके बाद यहाँ आप नीचे भी जा रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, जब अर्थ जो है अपना चक्कर लगाएगी तो उसे सबसे ज्यादा कहाँ पर चलना पड़ेगा? उसे सबसे ज्यादा जो घूमना पड़ेगा पोल्स इक्वेटर पे घूमना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे जैसे जो अर्थ है आप ऊपर की साइड जाएंगे तो ये यहाँ पर ये कम घूमेगी, तब एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अर्थ को अपना एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जो उसकी स्पीड होती है, जो स्पीड उसको लगानी होती है, वो इक्वेटर पे ज्यादा होती है और पोल्स पर कम होती है। यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। यानी कि अगर कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हाईएस्ट स्पीड ऑफ अर्थ, रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ कहाँ होगी, तो वो होगी आपकी इक्वेटर पे, और लोएस्ट जो होगी वो होगी आपके पोल्स पे। कैसे होगी समझ में आ गया? क्योंकि अर्थ जो होती है वो अर्थ जो है वो थोड़े से इस फॉर्म में है, बिल्कुल गोल नहीं है हमारी अर्थ। याद रखिएगा, हमारी जो अर्थ है वो बिल्कुल गोल नहीं है, वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ऐसे देख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं? ये बहुत कम टाइम है, आप ऐसे ही घूम जाओगे, एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे घूमते हैं तो आपको लग जाएगा टाइम। तो हाईएस्ट स्पीड है, आपको जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए। तो हाईएस्ट स्पीड होगी आपकी इक्वेटर पे और लोएस्ट होगी आपकी
कहाँ पर होगी, पोल्स पर होगी, याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ जब हम अर्थ की स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड पर वेट का भी फर्क पड़ता है। अगर हम अर्थ की स्पीड को बढ़ा देते हैं तो जो आपका वेट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर अर्थ की स्पीड को हम बढ़ाते जाएं तो वेट जो होगा वो कम होने लगेगा। इसी तरीके से अगर आपने मान लीजिए अर्थ की स्पीड को 17 गुना कर दिया है तो अर्थ का जो वेट होगा या आपका जो वेट होगा वो आपका इक्वेटर पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाता है, क्योंकि उस समय लग रहा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वजह से सारी चीजें आगे की तरफ भागती हैं, बाहर की तरफ भागती हैं। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। साथ ही साथ याद रखिएगा, रोटेशनल जो मूवमेंट होता है उसी से दिन और रात पॉसिबल होते हैं, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। सीजनल चेंजेस का रोटेशन स्पीड से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं और यहाँ हम बात कर लेते हैं सिड्रल डे और सोलर डे की। यहाँ आप देखिए, ये है आपकी अर्थ। ठीक है, अर्थ जो है वो अपना एक जो चक्कर लगा रही है यहाँ पे इसने कंप्लीट कर लिया। इस पॉइंट पे मान लीजिए यहाँ पे कोई तारा है, इस तारे के समक्ष रख के, तारे के सामने से अर्थ ने अपना एक चक्कर लगाया और यहाँ पे इसने कंप्लीट कर लिया। कितना टाइम लगा इसे चक्कर लगाने में, उसे लगा 23 घंटे 56 मिनट। ठीक है, तो ये जो अपना एक चक्कर कंप्लीट कर रही है इसे कहते हैं सिड्रियल डे या इसे कहेंगे नक्षत्र दिवस। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब हम क्या देख रहे हैं, अब देख रहे हैं हम सोलर डे या सौर दिवस। तो ये है आपका सन। ठीक है, अब सन के समक्ष रखे, सन के सामने से अर्थ ने घूमना शुरू किया और ये घूमते 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 आ गई इस पॉइंट पर, यानी कि घूमते घूमते थोड़ा सा आगे खिसक गई है और इसे सन के पॉइंट तक आने के लिए 4 मिनट और चलना पड़ेगा, जो कि आपका कहलाएगा सोलर डे। और ये कितने घंटे का होता है, 23 मिनट, ये हो गए, 4 मिनट और जोड़ दो, ये हो जाएगा 24 घंटे। यानी कि सोलर डे जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे का होता है, याद रखिएगा। अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने इससे पहले भी आपको ये बात समझाई थी। ठीक है, आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं रिवॉल्यूशन मूवमेंट की। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये है आपकी अर्थ और ये क्या कर रही है, सन का चक्कर लगा रही है। जब ये सन का चक्कर लगा रही है तो ये मान लीजिए ये है आपका सन। ठीक है, और ये है आपकी अर्थ। ये कैसे चक्कर लगा रही है, ये लगा रही है दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पे चक्कर। कैसे लगा रही है, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पे ये क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। इस टाइम पे क्या होगा, जो अर्थ होगी वो एक बार आपके सन के नजदीक आएगी, यानी कि एक बार क्या होगा, ये सन के नजदीक आ जाएगी और एक बार क्या होगा, ये सन से दूर चली जाएगी। जब ये सन के नजदीक आती है उसे कहते हैं पेरीहीलियन। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, पेरीहीलियन। और जब ये दूर जाती है तो उसे कहते हैं हम एपीहीलियन। ठीक है, पेरीहीलियन की जो दूरी होती है वो होती है आपकी 14 पॉइंट, ठीक है, कितनी होगी, 147 मिलियन या 14.7 करोड़ किलोमीटर। और एपीहीलियन की होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। साथ ही साथ याद रखिएगा, जो अर्थ का रिवॉल्यूशन मूवमेंट है जो कि एक्सियल टिल्ट है, इसका 23.5 डिग्री, जैसा कि आपको पता है ये टिल्टेड है। ये जो होता है डिपेंड कर, ये जो होता है जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है आपके सीजनल चेंजेस का। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द सन ऑन अर्थ, अर्थ एक्सियल टिल्ट और रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, ये 3 मेजर पॉइंट होते हैं जो कि आपके सीजनल चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आपको ये बात याद भी रखनी चाहिए। और अगर कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम पे तो वो भी याद रखिएगा कि रोटेशनल स्पीड का और डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ का कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके सीजनल चेंजेस से। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं सीजनल चेंजेस की। जब हम सीजनल चेंजेस की बात करते हैं तो यहाँ आप देखिए, ये है आपका सन और सन के चारों तरफ क्या कर रही है, ये सन है और सन के चारों तरफ जो है अर्थ जो है वो घूम रही है। यहाँ आपको बात समझ में आ गई। ये देखिए, ये है आपकी अर्थ और आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा अर्थ को ठीक सीध पे, यहाँ देखिए ये अर्थ है और ये आप मान लीजिए ये है इसका ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, ये क्या है इसका
ऑर्बिटल ऑर्बिटल प्लेन है। ऑर्बिटल प्लेन से अगर हम 90 डिग्री देखते हैं तो ठीक सीधे पे एक लाइन गई है जो कि पृथ्वी को दो बराबर भाग में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ठीक है, लेकिन भैया हमारी अर्थ तो है स्पेशल, स्पेशल होने के कारण ये है इसका एक्चुअल टिल्ट, यानी कि हमारी जो अर्थ है वो आपके ऑर्बिटल प्लेन से, ऑर्बिटल एक्सिस से टिल्टेड है कितना, 23 डिग्री या 23.5 डिग्री, ये कैसी है, टिल्टेड है। ऐसी कंडीशन में जो सन की रेज होती हैं वो आपकी इस तरह से पड़ेंगी। ठीक है, अगर आप सन के रेज की बात करते हैं, सन की किरणों की बात करते हैं, तो यहाँ से ये जो किरणें जाएंगी, ठीक है, ये जो किरणें जा रही हैं वो कहाँ तक जाएंगी, वो जाएंगी अर्थ के ऑर्बिटल एक्सिस तक। ठीक है, जब अर्थ के ऑर्बिटल एक्सिस तक जाती हैं तो क्या हो रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं कि जो अर्थ की जो लाइन है या अर्थ की जो रोशनी है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ज्यादा पड़ रही है। ठीक है, कहाँ ज्यादा पड़ रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, यहाँ पूरे में आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक पूरे में सन की लाइट जो है वो ज्यादा पड़ रही है, जिसकी वजह से अगर आप देखते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्या होगा, दिन बड़े होंगे। ठीक है, और रातें कैसी होंगी, रातें जो होंगी वो छोटी होंगी। साथ ही साथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, गर्मी, या ठीक है कैसा होगा, गर्मी का मौसम होगा। ठीक है, गर्मी हो जाएगी या समर सीजन होगा। और अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इसकी किरणें हैं, सूर्य की जो लाइट जा रही है वो कम एरिया तक जा रही है, और कम एरिया तक जाने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नॉर्थ पोल में हो जाएगी आपकी रात, और जिसकी वजह से होगा यहाँ पर दिन जो होंगे वो होंगे आपके छोटे, और रातें जो होंगी वो होंगी आपकी बड़ी। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर होगा आपका विंटर सीजन। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन होगी, ये कहलाएगी आपकी 21 मार्च की, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी 21 जून की कंडीशन। ठीक है, इसके बाद अब पृथ्वी क्या करेगी, यहाँ तो घूम रही है, इसके बाद ये घूमकर इधर आएगी। जब ये घूमकर इधर आ रही है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अब पृथ्वी का एक्सिस बन रहा है ऑर्बिटल एक्सिस। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ये क्या बन रहा है, इसका ऑर्बिटल एक्सिस बन रहा है, और हमारी अर्थ जो है वो टिल्टेड है 23.5 डिग्री से। जब ये 23.5 डिग्री से टिल्टेड है तो ये आपका हो जाएगा आर्कटिक सर्कल, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, ये क्या कहलाएगी आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये कहलाएगा आपका अंटार्कटिक सर्कल। अब आप देखेंगे यहाँ से जो रेज जा रही हैं वो कैसी जा रही हैं, अब ये जो रेज हैं वो पड़ रही हैं आपकी कहाँ पर, ये पड़ रही हैं अब आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा। ठीक है, कहाँ पड़ रही है, सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा पड़ रही है। और जो आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पर जो आपकी सनलाइट है वो पड़ रही है कम, और लगभग इतना एरिया जो है वो अंधेरे में है, वहां पे सन की जो रोशनी है वो जा ही नहीं रही है। जबकि अगर आप यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे सन की लाइट जो है वो बराबर पहुंच रही है। यानी कि अब क्या होगा, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन जो होंगे वो छोटे होंगे, और रातें जो होंगी वो आपकी बड़ी हो जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर अब आ जाएगा सर्दी या विंटर का सीजन। ठीक है, और अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो इसके मुकाबले यहाँ पर दिन जो होंगे वो बड़े हो जाएंगे, और रातें जो होंगी वो छोटी हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ होगा गर्मी या समर सीजन होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। याद रखिएगा ये जो टाइम होता है ये होता है आपका 22 दिसंबर का। कहाँ का होगा, 22 दिसंबर का होगा। 22 दिसंबर पे सन की जो सीधी किरणें होती है, सन का जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो पड़ता है आपके मकर रेखा पे या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। और अगर आप 21 जून की बात करते हैं तो सन का 90 डिग्री का एंगल बनता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे।
ठीक है। तो याद रखिएगा सन के द्वारा 90 डिग्री का एंगल, या उसे आप कह सकते हैं आप तनकोण, जो 90 डिग्री का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ता है, जिसकी वजह से जो सीजन है गर्मी और सर्दी का वो रहता है, और दिन बड़े और रातें छोटी, रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं, याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपकी जो अर्थ है वो नहीं झुकी होती, ठीक है, अभी तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसकी वजह से हर मौसम में, हर पृथ्वी पर, हर जगह पर दिन और छोटे और रात बड़ी हो सकती है। लेकिन मान लीजिए अगर हमारी अर्थ नहीं झुकी होती 23.5 डिग्री, तो उस कंडीशन में क्या होता, उस कंडीशन में जो होता वो ये होता कि अर्थ की जो किरणें हैं, अर्थ जो सन की जो लाइट है वो पूरी ही पृथ्वी पर बराबर मिलती, यानी कि 12 घंटे का दिन होता और 12 घंटे की रात होती। ठीक है। साथ ही साथ अगर अर्थ नहीं घूम रही होती तो क्या होता, अगर अर्थ नहीं घूमती तो पृथ्वी का एक भाग हमेशा ही दिन का महसूस करता और एक भाग हमेशा ही रात को महसूस करती, याद रखिएगा। यानी कि पृथ्वी का वो भाग जो सूर्य के सामने है वो हमेशा ही दिन में रहता, वहां हमेशा ही सूरज निकलता रहता, और जो भाग पृथ्वी का सूर्य के सामने नहीं है, सूर्य के पीछे, वहां हमेशा ही रात होती, वहां सूरज कभी नहीं निकलता। ठीक है, याद हो गया। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं, इसी को अब हमने रिटन फॉर्म में ले लिया है, सीजनल चेंज यहाँ आपको समझा दिया है। इसके बाद एक चीज और आप याद रखिएगा, यहाँ क्या हो रहा है, इसे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टाइम पे इसकी इक्वेटर पे होती है, इक्वेटर के बाद ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गई, उसके बाद वापस इक्वेटर पे आएगी और फिर ये जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ठीक है, याद रखिएगा, ये मान लीजिए ये है आपका इक्वेटर, ठीक है, और सन की जो रेज है पहले कहाँ जाएंगी, ये जाएगी 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वेटर पर रहती है, और जब सन की रेज इक्वेटर पर रहती है उस समय 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है पूरी की पूरी पृथ्वी पर। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा कि जब सन की रेज इक्वेटर पर रहती है, रातों दिन तो बराबर होते ही हैं, लेकिन अगर सन की रेज इक्वेटर पर नहीं भी रहेंगी, चाहे वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हो, चाहे वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर हो, इक्वेटर का जो एरिया होता है, 0 डिग्री का जो एरिया होता है, वो हर सीजन में आपका एक ही सीजन महसूस करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, सूरज की किरणें 90 डिग्री, सूरज की जो किरणें होंगी वो इस जगह हमेशा ही रहेंगी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सन की रेज आई, अब ये जाएगी ऊपर। ठीक है, अगर 21 मार्च है, ठीक है, जब अगर 21 मार्च को सन की जो रेज है वो पड़ रही है भूमध्य रेखा पर, तो धीरे 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 करके सन का जो सन है वो धीरे धीरे करके, या पृथ्वी जो है वो धीरे धीरे करके दक्षिणायन होने लगती है और आ जाती है कहाँ पर, ये उत्तरायण होगी। ठीक है, पहले क्या होगी, 21 मार्च से उत्तरायण होगा और सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएगा, यानी कि 21 जून आएगा, और सन की जो रेज होंगी यानी कि 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो बनेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। ठीक है, इसके बाद फिर से 23 सितंबर को ये भूमध्य रेखा पर आएगी, और भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर के बाद अब ये वापस आपके कहाँ जाएगी, 22 दिसंबर को, जहां पे सन जो है वो सदन जो पृथ्वी जो है वो दक्षिणायन होने लगेगी, साउथ की तरफ खिसकने लगेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगी, सन के जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो बनेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इक्विनॉक्स या विषुव कहा जाता है इसको, जब 21 मार्च और 23 सितंबर पर सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती है, भूमध्य रेखा पर पड़ती है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में जो समान मात्रा पर प्रकाश प्राप्त होता है, यानी कि लाइट समान मात्रा पे होती है, और दोनों ही गोलार्धों पर 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं समर सोलिस्टाइस, यहाँ पे क्या होगा, वर्टिकल रेज जो होती है सन की वो कहाँ पड़ेंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेंगी, जिसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा लाइट मिलेगी और यहाँ पर ज्यादा समय तक रहेगा, टाइम रहेगा लाइट का। जबकि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अलावा सदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हो तो यहाँ पे लाइट जो होगी वो कम मिलेगी, कम समय के लिए रहेगी, यहाँ पे रातें छोटी रहेंगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रातें, दिन जो है वो बड़े हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा आर्कटिक सर्कल जो है नॉर्थन पोल का, वहां पर 24 घंटे का क्या रहेगा, दिन रहेगा, याद रखिए। इसके बाद यही आपको सारी चीजें वो मैं बता रही हूँ, ये क्या हो रहा है,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ रहा है, आर्कटिक सर्कल है, यहाँ पे पूरे दिन क्या है 24 घंटे का दिन है और यहाँ पे क्या है 24 घंटे की रात है। इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है तो 24 घंटे की रात हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे 24 घंटे का दिन हो जाएगा आपका। कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अंटार्कटिक सर्कल पे, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में। इसके बाद आता है आपका विंटर सोल्स्टिस जो कि पड़ता है 22 दिसंबर को। यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर लाइट पड़ती है और जहाँ पर ज्यादा लाइट होगी, लंबे दिन होंगे, रातें छोटी होंगी, ठीक है। और यहाँ पर भी होगा कि 24 घंटे का रहेगा अंटार्कटिक या आपके कहाँ पर अंटार्कटिक सर्कल पर, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, कोई भी डाउट हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।